Good evening. This is Neeraj Bangwa. Welcome to Wi-Fi Study CSR Net YouTube channel. Today we will discuss about the 1000 super question series. So, as you know very well, we have started a course 45-day crash course. So, in this course we add a new another one more chapter, which is chapter number 10. So, here we will also discuss some question of which is also important for your upcoming exam. So, shall we start? आज इंग्लिश में बोल दिया भाई सब कुछ. आई कैन स्पीक इंग्लिश सो दैट्स व्हाई आई एम जोकिंग. तो भाई हमें एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी. तो हमें वो शुरू करते हैं. शुरू किया जाए. चलो भाई क्वेश्चन देखो, फटाफट क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट क्वेश्चन देखो. फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड, आपका एक फंक्शन दे रहेगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 16 जेड प्लस 3 एंड जेड माइनस 1. द रेजिड्यू ऑफ पोल जेड इज इक्वल टू 1 पे आप निकाल लीजिए. जैसे आपको पता है लास्ट टाइम जो कल हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन किए थे. कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन हमने किए थे. तो उसी डायरेक्शन में आज हम एक और चैप्टर लेके आए कॉम्प्लेक्स का, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. कॉम्प्लेक्स से दो क्वेश्चन तो आप फिक्स लेके चलिए, वहाँ से आते ही आते प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा. तो अब फटाफट निकाल दीजिए. क्या पूछा? रेजिड्यू पूछा. कहाँ पूछा? जब पोल आपका कहा है 1 है तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए? पोल पता होना चाहिए. पोल कैसे निकालते हैं? पोल जब पता लग गया तो फिर हम रेजिड्यू निकालना तो हमारे लिए 1 मिनट का काम है. तो मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, निकालिए, फिर बात करते हैं हम. फिर मैं करवाऊंगा. पहले आप सोल्व कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ. Will you able to solve it or not? If you can, then it's good. If you can, then don't worry. I'm here, so I will definitely. घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. साउंड इज क्लियर ना? साउंड इज क्लियर आई थिंक. चलो भाई देखो, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड. कैपिटल जेड है तो कैपिटल लिख लेते हैं. दैट इज एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, आप स्मॉल जेड लिखो कैपिटल लिखो, ये क्वेश्चन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. एंड जेड प्लस 3 एंड जेड माइनस 1 का स्केयर. तो भैया पोल निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करो? जीरो के इक्वल पुट कर दो. जेड प्लस 3 आपका जीरो हो जाएगा एंड जेड माइनस 1 आपका स्केयर आपका जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. सिंपल पोल है भाई. यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका जेड आपका किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल आया, लेकिन स्केयर है तो क्या हो जाए? टू ऑर्डर ऑफ पोल है, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ पोल. मतलब आपका क्या है? सेकंड ऑर्डर का पोल है. मतलब आपका सेकंड ऑर्डर का पोल है ये. इसका जब कोई ऑर्डर नहीं होता, ये आपका सिंपल ऑर्डर का पोल होता है. ठीक है. तो निकालना भी किस पे? मुझे इस पे ही निकालना है. निकालना भी किस पे? मुझे इस पे ही निकालना. तो अब मुझे क्या निकालना है? रेजिड्यू निकालना है. रेजिड्यू निकालने के लिए आप जिसके लिए रेजिड्यू निकालो उसकी लिमिट रखिए जेड अप्रोचेज टू 1 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा. जो इसके लिए आपको निकालना है, जैसे ये आपका फंक्शन था, फंक्शन किसके इक्वल था? 16 जेड एंड जेड प्लस 3 एंड जेड माइनस 1 का स्केयर. जहाँ से आपका पोल मिला है वो वाली क्वांटिटी उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल सा उस वाली क्वांटिटी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. ये हो गया. और अब भाई पोल कितने ऑर्डर का है? टू ऑर्डर का. तो एक n-1 ऑर्डर का आपको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए. मतलब ये आपका n ऑर्डर का, अगर 2 को मैं n मानूँ तो ये हो जाए n-1. तो मतलब d बाई डी जेड हो जाए. लिमिट आपकी सेम रहेगी जेड अप्रोचेज टू 1. यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर एक फैक्टर और आता है भाई. वो फैक्टर मैं बता देता हूँ क्या फैक्टर होता है. यहाँ पर जैसे अगर n वाला है तो यहाँ पर 1/n-1 फैक्टोरियल भी होता है. क्या होता है? अगर आपका इफ पोल इज nth ऑर्डर, अगर पोल आपका nth ऑर्डर है तो लिमिट रहेगी z अप्रोच टू लिमिट जो आपको गिवन होगी. ठीक है. वो हो जाएगा भाई आपका 1/n-1 फैक्टोरियल d की पावर n-1 बाई डी जेड की पावर n. और यहाँ पर जो आपको दिया होगा, मान लो z-1 के लिए दिया z-1 की पावर n 16 जेड एंड
z+3 एंड z-1 की पावर n। ठीक है, ऐसे रहता है भाई, ऐसे आपका लिखा जाता है। तो 2-1 तो आपका 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा, 2-1 आपका 1 रहेगा तो वहाँ भी आपका d1 और dz1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है भाई, ऐसे आपको लिखना। चलो ये हटा ही दिया मैंने, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं लिख देता हूँ। ये लिखिए, लिमिट, इसी के लिए लिख ले z अप्रोचेज टू 1, रेजिड्यू हमें निकालना है, r से रिप्रेजेंट किया है। ये हो जाए 1/n-1 फैक्टोरियल d की पावर n-1 डिवाइड बाई डी जेड की पावर n-1। ये हो जाए z-1 की पावर n 16z, एंड ये हो जाए z+3 एंड z-1 की पावर n। ऐसे आपको निकालना है। तो n आपका क्या है, n आपका क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा लिमिट r अप्रोचेज z इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा भाई आपका 1/1 फैक्टोरियल, मतलब 1 ही रहेगा, डजन मेक एनी सेंस, d बाई डी जेड, और यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए z अप्रोच टू 1। ये हो जाए z-1 का स्केयर 16z एंड z+3 एंड z-1 का स्केयर। ये कैंसिल हो गया भाई, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ये आपका नीचे रहेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगी, अगर आपके नीचे रहेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये भाई आपका क्या बचेगा, लिमिट z अप्रोच टू 1 d बाई डी जेड आपका 16z डिवाइड बाई z+3, u बाई वी फार्मूला लगा दीजिए, z अप्रोच टू 1। ये हो जाएगा भाई आपका z+3 एज इट इज 16z का डिफरेंशिएशन विद माइनस साइन, 16z आपका एज इट इज z+3 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो आपका -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस आया है, और यहाँ पर z+3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पर z+3 का स्क्वायर। तो अलग अलग कीजिए, अलग अलग करोगे, लिमिट z अप्रोच टू 1 16z, वन मोर थिंग, हाँ या ठीक है, 16z+3 डिवाइड बाय z+3 का स्क्वायर -16 डिवाइड बाय z+3 का स्क्वायर। तो भाई ये एक वैल्यू कट गई, z की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आया 16 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया भाई आपका 4, ये हो गया आपका 1, तो आंसर आ जाए 3। आंसर आ गया भाई आपका 3, आंसर आ गया। सिंपल सी वैल्यू पुट किए, एक बार डिफरेंशिएशन किया, हो गया सोल्व, और कुछ नहीं किया। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू पुट कीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा आपको एग्जैक्टली। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, u बाई वी से डिफरेंशिएशन कर दीजिए और z की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आ गया सॉल्यूशन। उसमें क्या है, 3 आंसर आ जाएगा, आराम से करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कर दीजिए। तो भाई आपको पता है एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक, कैसे लिखते हैं नज़दीक, ऐसे ही लिखते हैं क्या भाई, गलती हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, पास लिख दीजिए, नियर लिख दीजिए। ठीक है, तो भाई आपको सीरियस होना पड़ेगा एग्ज़ाम के प्रति। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छे से प्रिपरेशन करने का आपके पास एक अच्छा वे है, दैट इज़ अनअकैडमी प्लस, दैट इज़ अनअकैडमी प्लस। तो आप क्या कीजिए, अनअकैडमी प्लस का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जाए, गूगल प्ले पे अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सेलेक्ट योर गवर्नमेंट CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल सर्च करोगे अनअकैडमी पे, उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल सर्च करोगे, ये नाम है मेरा, क्लियर आपको विजिबल होगा। मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए, सीओल में जाना, 90 के नियर अबाउट क्लास हो चुकी है, ये आपकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप जाए आराम से देखें, मेरी सारी स्पेशल क्लास देख सकते हो। मेरे स्पेशल क्लास का शेड्यूल है TTSS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। ठीक है, इन 3 दिन मेरी क्लास होती है 9 PM पे, संडे का हमारा वेरिएबल रहेगा, उसमें दिन में भी क्लास होगी। ठीक है, तो आप इन 4 दिन मेरी क्लास देख सकते हो। इसमें मैं काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा मैंने टॉपिक कवर भी करवा चुका हूँ और कवर करवा रहा हूँ। इसमें क्वांटम की भी क्लास है, EMT की भी क्लास है, क्लासिकल की भी क्लास है, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवा ही दी है, आप जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और भाई आप जैसे लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मान लो आपको एक स्ट्रीम लाइन में सिलेबस कवर करवाना है लिमिटेड टाइम में, तो आप क्या कीजिए, अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, दैट इज़ फॉर 1 मंथ।
3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 12 मंथ का लीजिए, 12 मंथ का पड़ेगा आपको 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का। ठीक है, तो भाई इस पे भी आपको ऑफ दिला देते हैं, ये NRJ10 कोड उठा के यहाँ रख दीजिए। NRJ10 कोड आप रखोगे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। जो आपका 11,550 रुपये पड़ रहा था वो कट के 10,395 बच गया। तो मैं राउंड ऑफ की बात करूँ, मतलब मोटी मोटी रकम की बात करूँ, तो 10,000 रुपये आपके लगने वाले हैं 12 महीनों के लिए, जिसमें आप ऑल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लोगे। ठीक है, जिसमें आपका CSIR भी आ गया, गेट हो गया, जेस्ट, TIFR, BARC, जो भी आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट वो सब हो जाएंगे। अगर आप खाली JRF की बात करोगे तो 31,000 रुपये आपको वहाँ से मिलेंगे पर मंथ, मतलब 10 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। कोड अपना यही रहेगा, कोड अपना यही रहेगा NRJ10। पेमेंट की बात करें तो भाई, पेमेंट की बात करें तो आप डेबिट और क्रेडिट से पे कर सकते हो, UPI से पे कर सकते हो, वॉलेट से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, इवन आप EMI भी कर सकते हो भाई। डेबिट और क्रेडिट पे दोनों पे अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो ये सब फायदे हैं भाई आपको। अनअकैडमी देखो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एजुकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप और कहीं जाओगे तो आपको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी। फायदे क्या रहेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा, जिसमें CSIR जितने भी एग्जाम करवाता है, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लाइफ साइंस के लिए, सबके लिए होगा भाई। आपको इसका मतलब ये है अनलिमिटेड एक्सेस है, जितने भी एजुकेटर है सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है भाई आपने मेरा कोड यूज़ कर लिया NRJ10 और आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, नहीं। जितने भी एजुकेटर सबकी वीडियो देखिए, डाउट सेशन होंगे, सभी डाउट सेशन लेंगे, PDF क्लास दी जाएगी आपको, आपका क्या कहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे और आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये सब फायदे हैं भाई आपके अनअकैडमी प्लस पे आने के। ठीक है, कोड अपना क्या रहेगा, कोड अपना वही रहेगा, दैट इज NRJ10, यही अपना कोड रहेगा। क्या रहेगा भाई, NRJ10। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। आप क्वेश्चन पर चले, ये मेरी प्रोफाइल जो मैं बता चुका हूँ। आप क्वेश्चन करें भाई, तो कीजिए फटाफट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालना है, 1 मिनट का काम है, फटाफट निकाल दीजिए। हो जाएगा। हम्म, भाई देखिए आपको क्या करना है, मैं बकरवा देता हूँ, कोई नहीं, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये आपको इंटीग्रल दे देगा, जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल जेड प्लस में 1। ठीक है, दैट इज जेड। आगे अगले पेज पर करते हैं, सॉल्यूशन की हम बात करें, ये है भाई आपको जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल जेड प्लस 1। भाई देखो कभी भी आपको इस तरह के पूछे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू, ये आपका ये हो जाएगा
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्सपोनेंशियल जेड इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है भाई, आपने एक बात पढ़ी, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई आपका किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ पाई प्लस में आयोटा साइन ऑफ पाई। ये जीरो होता है, ये माइनस वन होता है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई आपका किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल। एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई आपका किसके इक्वल हुआ, माइनस वन के इक्वल हुआ। तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, एक्सपोनेंशियल जेड को क्या लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जेड आपका किसके इक्वल है, जेड आपका किसके इक्वल है, दैट इज आयोटा पाई के इक्वल हुआ। जेड आपका किसके इक्वल हुआ है, दैट इज आयोटा पाई के इक्वल हुआ। ठीक है, तो भाई अब जेड की वैल्यू मुझे, ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। जब इसको मैं आयोटा पाई रखूँगा, अगर मैं इसको आयोटा पाई रखूँगा, देखो ये हो जाएगा जेड स्केयर डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई प्लस में वन, मतलब ये आपका माइनस वन देगा, ये प्लस में वन है, तो जेड स्केयर डिवाइड बाई जीरो, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपका ये इस फंक्शन पे, कहने का मतलब ये हुआ, सब इस पॉइंट को छोड़ के ये हर जगह आपका काम करेगा। तो अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आर हम कैसे निकालेंगे, आर किसके इक्वल होगा हमारा, दैट इज आर किसके इक्वल होगा, जब जेड की वैल्यू आयोटा पाई होगी, लिमिट ये रहेगी आपकी। ठीक है, लिमिट आपकी ये रहेगी, तो उसके बाद हमें क्या करना, उसके बाद हमें करना भाई ये रहेगा आपका लिमिट, दैट इज इसको आप क्या कीजिए, इसको आप ऐसे कीजिए, ये मुझे ये वाला टर्म मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसकी वैल्यू पुट करूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, वैसे इसको इस वे में कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा एक मिनट, ये हो जाएगा आपका लिमिट वाई ऑफ जेड डिवाइड बाय दिस वन इज डिफरेंशिएबल। अगर हम ऐसे करें कि एक्सपोनेंशियल जेड प्लस वन, यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड स्केयर डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल जेड प्लस वन, और जेड आपका रहेगा, जेड आपका अप्रोच करेगा दैट इज आयोटा पाई, जेड आपका अप्रोच करेगा आयोटा पाई को। तो ये टर्म में भी कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा रेजिड्यू, रेजिड्यू आपका बचेगा दैट इज माइनस ऑफ पाई स्केयर, दैट इज माइनस ऑफ पाई स्केयर। ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ पाई स्केयर। तो इस हिसाब से यूम में सेकेंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे कुछ ऐसा डाउट सा हो रहा है, एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर गए हम, थोड़ी सी एक चीज़ मिस कर गए हम, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली इसको यहाँ तक चीज़ें ठीक थी अपनी, मतलब ये चीज़ें हमारी ठीक थी यहाँ तक, बट इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर देते हैं, मतलब दोबारा से करते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा सा मिस कर गए, थोड़ा सा बिल्कुल, एक्चुअली वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, गलती तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मिस कर गए। क्या भाई देखो, ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई, अगर मैं रखूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई रखूँ,
तो क्या हो जाएगा, ये आपका cos ऑफ पाई आपका दैट इज -1 हो जाएगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई रखूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज cos ऑफ पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई, ये भी आपका -1 आ जाएगा। मतलब जेड की वैल्यू, आपकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा पाई आएगी एंड माइनस आयोटा पाई आएगी, ये होगा भाई। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी। बट यहाँ देखो जेड आपकी वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब रेडियस कितनी है जेड की, 4 है। 4 है, सेंटर आपका ओरिजिन पे, सेंटर आपका ओरिजिन पे, और आपकी रेडियस क्या है, 4 रेडियस, मतलब यहाँ पर कोई 4 रेडियस होगी। 4 रेडियस का आप एक सर्कल बना लीजिए, 4 रेडियस का आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। तो ये होगा भाई। अब पाई कितना होता है, 3.14 होता है, तो पाई की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगी, मतलब ये 4 है, ये 4 है, तो मतलब यहाँ करती होगी, यहाँ नहीं तो 3.14 माइनस का एंड 3.14 माइनस का, ये आयोटा ये भी आयोटा, ठीक है। तो अब जैसे हमने एक के लिए किया वही आपका दो के लिए होगा भाई। अब एक के लिए नहीं होगा, दो के लिए होगा। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू एक बार आयोटा पाई रहेगी, एक बार माइनस आयोटा पाई रहेगी, मतलब दो रेजिड्यू निकाल जाएंगे। एक आर आपका होगा जेड अप्रोचेज टू आयोटा पाई, ठीक है, इसको R1 बोल देते हैं। तो इस केस में एक्सपोनेंशियल z+1 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल z+1 एंड जेड स्केयर, ये हो जाएगा लिमिट आपकी जेड अप्रोचेज टू आयोटा पाई, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है भाई। एक बात तो ये, दूसरे पे आपका माइनस आयोटा पाई, वहां पर भी सेम बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा ओनली, दैट इज माइनस ऑफ आयोटा पाई का स्क्वायर, विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर, विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। तो आपका वो किसके इक्वल रहेगा भाई, दैट इज 2 पाई आयोटा एंड माइनस पाई स्क्वायर प्लस में अगेन माइनस पाई स्क्वायर। तो ये हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका -4 पाई क्यूब आयोटा। ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन देखिए। अब प्लस माइनस का क्या लफड़ा है भाई, प्लस माइनस का क्या लफड़ा वो भी देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, अदरवाइज ये क्लॉकवाइज में आपका दैट वन इज ओके, लेट्स के भाई प्लस माइनस का आपका वैसे इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा, वैसे ऑप्शन दे नहीं रखा। हम यहाँ से इतना तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो हम निकाल ही सकते हैं, मतलब इतना तो हमें पता लग गया भाई ये आंसर आएगा। प्लस माइनस का मैं देख के बता दूंगा भाई नेक्स्ट क्लास में कभी, शायद कल ही बता दूंगा, कल जो हमारी क्लास होगी ये इस क्वेश्चन को मैं याद रखूंगा, ठीक है। तो आप चेक भी कर लेना, चेक इट, चेक योर सेल्फ, देख लेना प्लस माइनस का क्या हुआ है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो आप वो चेक कर लेना। कुछ ऐसा भी होता है जैसे डायरेक्शन से भी फर्क पड़ जाता है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और एक क्लॉकवाइज होती है, तो उसमें भी प्लस माइनस का आपका फर्क पड़ जाता है, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। आगे देखें भाई, आगे देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ जेड बाय z6 dz वेयर सी इज द सर्कल विद सेंटर z इज इक्वल टू 0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट। रेडियस उसकी क्या रहेगी, 1 यूनिट रहेगी, बता दीजिए भाई क्या वैल्यू होगी। ओके, वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 कीजिए भाई। वैसा ही फंक्शन है, कीजिए।
एक आपको ऐसा फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन दे रखा है, दैट इज साइन ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड ऑफ 6। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं। तो जो रेजिड्यू होता है उसको 2 पाई आई और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, ऐसे हम करते हैं। तो इसका आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/z⁴ साइन जेड को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा जेड माइनस जेड, मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, जेड, इसको भी हटाता हूँ, स्मॉल में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, मैं स्मॉल जेड ही लिखूँगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ जेड डिवाइड बाई z⁴। ये हो जाएगा रेजिड्यू निकालने के लिए हो जाएगा 1/z⁴ विच इज इक्वल टू जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में z⁵/5 फैक्टोरियल माइनस z⁴ फैक्टोरियल। आपका ऐसे चलता रहेगा भाई, आपका ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये मैंने साइन ऑफ जेड का एक्सपेंशन कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/z⁵, z⁴ आपका अंदर एंट्री कर गया। यहाँ पर क्या था, z⁵ था, तो ये हो जाएगा 1/z⁵, 1/z⁵ 3 फैक्टोरियल प्लस में 1/5 फैक्टोरियल एंड z। आगे क्या हो जाएगा आपका माइनस में z/7 फैक्टोरियल, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो रेजिड्यू निकालने के लिए हमेशा जो आपका 1/z का कोफिशिएंट होगा वो काउंट किया जाएगा। तो r किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1/5 फैक्टोरियल, r किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो भाई इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में 1/5 फैक्टोरियल, मतलब आपका 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 4 20 60 पाई आयोटा डिवाइड बाय 60। ऑप्शन में देखिए भाई ऐसा कोई ऑप्शन है, पाई आयोटा डिवाइड बाय 60, ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। TIFR का क्वेश्चन आया था, इसमें रेजिड्यू में 1/z का जो कोफिशिएंट होगा, 1/z का कोफिशिएंट होगा वो आपका रेजिड्यू कहलाएगा, 1/z का कोफिशिएंट होगा जो वो आपका रेजिड्यू कहलाएगा। और पोल क्या है भाई इसका, आपका पोल क्या है, दैट इज पोल इज z⁵0 पे, पोल आपका कहा है z⁵0 पे। ठीक है, आगे चले भाई, सोल्व कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा आपकी बार इंटीग्रल के लिए, साइन ऑफ जेड एंड 2z माइनस पाई। भाई मैं स्मॉल जेड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ में पेपर होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिख रहे हो तो बाद नोटेशन का थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसे कहीं नहीं। और जेड आपका क्या है, जेड आपका क्या है, दैट इज 2 तक, मतलब उसका क्या है, वो रेडियस 2 है। हो जाएगा सॉल्व। देखिए भाई क्या होता है, एक इंटीग्रल दे रखा है, दैट इज साइन ऑफ जेड एंड 2z माइनस पाई। ठीक है, तो क्या करना है, ये और ये आपका सेम होना चाहिए, तो ये हो जाए साइन ऑफ जेड जेड माइनस पाई बाई 2, और यहाँ 2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, लेट जेड माइनस पाई बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू टी, लेट नॉट मस्ट बी इक्वल टू टी, सो जेड इज इक्वल टू टी प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस टी। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, so finally what we got, sine of that is t plus pi by 2 divided by, in integral divided by 2 which is t, so when 1/2 is taken out side, so t plus pi by 2 is, what is t plus pi by 2, t plus pi by 2 in sine converted into cos, so finally what we got, 1/2 cos of t divided by t, cos of t divided by t, so t approaches to 0, then pole is equal to 1, pole is simple pole, pole is simple pole at t is equal to 0, so residue, what is residue, 1 r is equal to, when t approaches to 0 then 1/2 limit t approaches to 0, t मल्टीप्लाई में cos ऑफ t डिवाइड बाई t, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो cos ऑफ t
and t approaches to 0, so 1 by 2 into my cos of 0, which is equal to 1, then our residue is equal to 1 by 2. R is equal to 1 by 2. So we can find, if we know the residue, then we can find the integral. So integral must be equal to, which is equal to 2 pi iota multiplied by sum of, remove the summation sign, sum of all residue, and we have the value of residue which is equal to 1 by 2. We have the value of residue which is equal to 1 by 2. So finally integral must be equal to 2 pi iota multiplied by 1 by 2, which is equal to pi iota. Then answer must be pi iota. Then check the option. Answer is option C is the correct answer. And this question is just 2014. This question is from just 2014. So now go to next question. Check it. Which is equal to exponential square of z, exponential 2z plus z square divided by z minus 1 whole raised to 5 d of z, and z is equal to 2. So what does mean? Z have a complex plane have center is equal to origin and of radius 2, like this one, of radius 2. So in this integral z minus 1 raised to 5 is equal to 0. So z has pole is equal to 1 of order of what order? Order of 5. Order of 5. So what I told you, in case of residue, when limit approaches to z approaches to 1, so 1 by n minus 1 factorial, 1 minus n minus 1 factorial d raised to power n minus 1 divided by dz की power n minus 1 exponential 2z plus में z square divided by z minus 1 raised to 5. This condition is valid only when pole has some order. If pole has nth order, then this application is, this equation is valid. This equation is valid. Here we know that the pole of order is fifth. Pole of order is 5. So n stand for 5. So finally what we got? Residue with limit approaches z approaches to 1, which is equal to 1 by 4 factorial d raised to power 4 and dz4, which is equal to z minus 5, z minus 1 raised to 5. Here I wrote, okay, this one is also z minus 1 raised to n, and this one is n, and exponential 2z plus में z square, and a whole is divided by z minus 1 raised to 5. So cancel it, z minus 1 raised to 5, z minus 1 raised to 5. Finally what we got? 1 by 4. Another one more thing, limit z approaches to 1. 1 by 4 limit z approaches to 1, d raised to 4 and dz d raised to power 4 exponential 2z and z square. This term will get cancelled out or get 0 after 2 differentiation. 4 factorial, 1 by 4 factorial limit z approaches to 1 d cube by dz cube, which is equal to 2 exponential 2z plus में 2 of z. 1 by 4 factorial limit z approaches to 1 d square by dz square, differentiate again it, then 4 exponential 2z plus में 2, differentiate one more time, which is equal to 1 by 4 factorial d limit z approaches to 1 d by dz. Finally what we got? Again differentiate it. This one is 8 exponential 2z, and another quantity get 0 because 2 is a constant quantity. Another one 1 by 4 factorial d by limit z approaches to 1, and this one is differentiate, which is equal to 16 exponential 2z. So put the z is equal to 1. 1 by 4 factorial means 4 multiply में 3 multiply में 2
16 multiply में exponential square, so this one cancel out. Then final answer 2 by 3 exponential square. Final answer is 2 by 3 exponential square. This one is the, please check the differentiation if I have made some mistake. Practically, or if you want to check, then you can check. I think I didn't make any mistake, so you can also check. Basically simple case of differentiation, nothing else, and put finally z is equal to 1. I hope you like the video, and if you like it, then please if you like it, then please like it, share it, and subscribe it. And my special class schedule on TTSS, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. These 3 days my class schedule is fixed 9 p.m. and Sunday is variable. Sunday is variable, and you can check also. You can check also on me on YouTube. Our YouTube channel is Wi-Fi Study CSIR Net. Okay, I think it's enough for today, and we will discuss some more question tomorrow. So I hope you like this video. If you like, please like it and share it. So thank you very much. Bye bye. Thank you.